जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको महाजनपदों के बारे में बताया था और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। दोस्तों मगध साम्राज्य एक मैंने आपको बताया था जो कि एक महाजनपद था। आपको मैंने 16 महाजनपद बताए थे। एक आपका कम्बोज था, एक कंधार था और एक कुरु था, एक पांचाल था और एक आपका दोस्तों कौशल था, मल्ल था और यहाँ आपका काशी था एक, इसके ऊपर हल्का एक बज्जी था और एक अंग था, एक इसके नीचे मगध और दोस्तों पांचाल पांचाल और कौशल के बीच में एक था सूरसेन। सूरसेन एक जनपद था, महाजनपद और सूरसेन के नीचे दोस्तों एक मत्स्य था और एक वत्स था महाजनपद और इसी के वत्स के नीचे एक दोस्तों चेदी था और चेदी के नीचे एक दोस्तों अवंती था और अवंती के नीचे साउथ की तरफ अगर हम जाएँगे तो आपका एक महाजनपद था अस्मक। तो इस तरीके से दोस्तों ये 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बताया था और यहीं आपको मैंने ये बताया था ये आपका मगध। मगध की जब बात करते हैं तो दोस्तों ये मगध जो था ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और कंप्लीट बिहार और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था मगध का क्षेत्र। तो दोस्तों हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध जो दोस्तों साम्राज्य था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। महाजनपद जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मैंने आपको बता भी दिया था क्योंकि जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो मगध क्षेत्र से ज़्यादा व्यापारिक हुआ करता था। जो भी व्यापार हुआ करता था वो मगध क्षेत्र से ज़्यादा हुआ करता था और जिस भी शासक का इस पर कब्जा रहता था मगध पर, तो वह शासक सबसे शक्तिशाली रहता था। इसलिए मगध साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। और बात करते हैं दोस्तों मगध से पहले भी एक शक्तिशाली जनपद था जिसका नाम था काशी। मगध से भी पहले एक शक्तिशाली काशी था और मगध की अगर वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था मगध। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, जहाँ से उदय हुआ था, वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उदय माना जाता है। और मगध साम्राज्य जो था दोस्तों वो 544 बीसी से लेकर 185 वर्ष तक 185 बीस तक मगध साम्राज्य चला था। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य जो था, इस पर मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो वंश थे उनमें से एक हर्यक वंश था। एक ट्रिक है दोस्तों ये आपकी ट्रिक हो जाएगी हँसना मत। इससे आप याद रख सकते हो हँसना मत, या से एच हो जाएगा हा से हँसना हँसना और मत एम से मत हो जाएगा। तो दोस्तों एच से हर्यक वंश का शासन रहा था मगध साम्राज्य पर, एस से शेषनाग वंश का और एन से नंद वंश आया था, फिर उसके बाद मौर्य वंश आया था। तो एक-एक वंश के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाले वंश थे। और अगर हम मगध साम्राज्य का अगर दोस्तों सबसे पहले प्राचीन अगर हम इसका मगध देखते हैं, प्राचीन मगध की बात करते हैं। सबसे प्राचीन जो मगध था उसके जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ माने जाते हैं और इनका वर्णन जो माना गया है, ये जो बृहद्रथ थे दोस्तों ये महाभारत के समकालीन थे। महाभारत के टाइम पर ये बृहद्रथ थे और इनका ही एक पुत्र था दोस्तों जरासंध। जरासंध ने जो राजधानी बनाई थी मगध की वो गिरिब्रज बनाई थी। और ये दोस्तों जरासंध कौन है? ये महाभारत में जब जो भीम होते हैं, भीम से युद्ध जो होता है वो जरासंध से होता है। तो दोस्तों पौराणिक जो यानी कि प्राचीन टाइम पर जो मगध था वो महाभारत के टाइम से स्थापित है। और अगर हम
मगध साम्राज्य का जो उल्लेख मिलता है, मगध साम्राज्य का सबसे पहले जो उल्लेख मिला है, वो अथर्ववेद से मिलता है। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इस मगध साम्राज्य पर जो वंश स्थापित हुए, वो तो हमने दोस्तों प्राचीन मगध के बारे में आपको ये जानकारी दी है। अब अब हम पढ़ने वाले हैं जो मगध साम्राज्य पर कौन-कौन से वंश आए और कौन से वंशों ने शासन किया था। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, हर्यक वंश ने इस पर अपना शासन किया। हर्यक वंश जो चला था, वो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक हर्यक वंश था। और अगर हम 444 से लेकर 412 बीसी तक की बात करते हैं, तो लगभग में आप कह सकते हो 132 वर्ष। 132 वर्ष जो शासन किया था, वो हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, वो बिंबिसार थे। और बिंबिसार का अगर हम शासन देखते हैं, तो वो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इनका शासन रहा था। और 544 से लेकर 492 बीसी तक कहेंगे, तो ये लगभग 52 वर्ष तक इन्होंने भी शासन किया था। और दोस्तों इनका शासनकाल 52 वर्ष का था। ये पूरे भारतवर्ष का सबसे सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाले थे, वो बिंबिसार ही थे। और अगर हम मुगल काल में भी अगर देखते हैं, तो मुगल काल में जो अकबर था, अकबर जो एक मुगल सम्राट रहा था, ये भी इसका भी सबसे ज़्यादा शासनकाल माना जाता है। लेकिन जब प्राचीन की हम बात करते हैं, तो प्राचीन में दोस्तों बिंबिसार ने सबसे अधिक शासन किया था। इसके अन्य नाम भी थे, और जिनमें से इसको श्रोडिक भी कहा जाता था। श्रोडिक इसका जो प्रमाण मिलता है, वो दोस्तों जैन साहित्य में मिलता है इसका प्रमाण, कि इस बिंबिसार को श्रोडिक भी कहा जाता था। और अन्य नाम में दोस्तों इसको क्षेत्रोजस भी कहा जाता है, जो कि मत्स्य पुराण से इसका नाम मिलता है क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस क्यों कहते थे? क्षेत्रोजस इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों इसका बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था। ये ना बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था, इसलिए इसको क्षेत्रोजस कहा जाता है, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण से। दोस्तों ये दोनों इसके अन्य नाम आपको समझ में आए होंगे। श्रोडिक इसका नाम जो था, वो जैन जैन साहित्य से मिलता है, और क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण से मिलता है। भारत का ये सबसे बड़ा शासनकाल रहा है इसका, जो कि 52 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा। और दोस्तों इसके बाद जो इसने जो किया था बिम्बसार ने अपनी जीत भी कुछ की थी, जिनमें से सबसे पहले इसने महाजनपद जो जीता था, वो अंग महाजनपद था। यानी कि मगध के ही पास वाला एक क्षेत्र पड़ता है अंग। तो अंग महाजनपद को इसने जीता, और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को इसने उपराजा बनाया था। लेकिन दोस्तों बिम्बिसार जो था, इसने मात्र एक ही युद्ध करके एक अंग महाजनपद को जीता था। बाकी का इसने युद्ध करके नहीं जीता था। इसने प्लानिंग बनाई थी कि अब जो भी अपना क्षेत्र विस्तार करूंगा मैं, अब यानी कि विवाह करके जो भी संबंध स्थापित करूंगा, उसके अनुसार ही मैं अपने क्षेत्र का विस्तार करूंगा। आगे चलकर इसने दोस्तों इसी तरीके से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। जैसे कि बिम्बिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। इसने बिम्बिसार ने दोस्तों फिर कोई अंग महाजनपद जीतने के बाद फिर कोई युद्ध नहीं किया। इसके बाद इसने विवाह किए, और विवाह से इसका बहुत बड़ा साम्राज्य भी स्थापित हो गया था। इसने सबसे पहले महाकौशला से शादी की, और महाकौशला जो थी, वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। जो प्रसेनजीत थे दोस्तों, यह काशी के शासक थे। यह और इन्होंने प्रसेनजीत ने दोस्तों इन्हें बिम्बिसार को काशी को दहेज में दे दिया था। दहेज यहाँ पे काशी का दहेज में देने का मतलब हुआ कि जो भी यहाँ से रेवेन्यू, जो भी टैक्स और जो भी कर यहाँ से जाता था, वो दोस्तों वो बिम्बिसार को जाने लगा था। इससे पहले काशी का जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह हुआ करते थे, वो सब प्रसेनजीत को जाते थे, फिर बाद में बिम्बिसार को जाने लगे थे। और जो हमें दहेज का जो पहला उदाहरण मिलता है, वो दोस्तों यहीं से मिलता है कि बिम्बिसार को हर्यक वंश का एक शासक था बिम्बिसार, और उसको दहेज में काशी मिला, और यह दहेज का पहला उदाहरण है।
यहाँ से आप देख सकते हो दहेज का पहला उदाहरण कहाँ से मिला है, बिम्बिसार से संबंधित है। इसने दूसरी शादी चेलना से की। चेलना दोस्तों चेटक की पुत्री थी। और तीसरी शादी इसने क्षेमा से की थी और यह भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह पंजाब का क्षेत्र था। और दोस्तों इसी तरीके से इसने एक क्षेत्र जिसे अवंती कहते हैं। अवंती के जो शासक थे, अवंती के शासक उस टाइम पर एक बीमार हो गए थे। तो बीमार होने की वजह से इनका इलाज करने के लिए दोस्तों मगध से इसने एक चिकित्सक भेजा था। बिम्बिसार ने एक चिकित्सक भेजा था जिसका नाम था जीवक। और जीवक दोस्तों कौन था? जीवक इसी का बिम्बिसार का ही पुत्र था, जिसे अवैध पुत्र कहा जाता है, जो कि आम्रपाली से दोस्तों जन्मा था। और जीवक ये एक बहुत बड़ा चिकित्सक था। इसको अवंती के दो राजा थे उनके पास भेजता है और उनका इलाज करता है। इसकी जब ये यहाँ के शासक जब सही हो जाते हैं तो दोस्तों इनमें बिम्बिसार में और यहाँ के अवंती के शासक में एक मित्रता हो जाती है। तो मित्रता से इसने यहाँ पर अपने संबंध बनाए। तो इसका जो क्षेत्र था वो अवंती तक भी दोस्तों विस्तारित हो गया था। मैंने आपको बताया था मगध का तो ये साम्राज्य शासक था ही दोस्तों। इसने इसने अंग 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 का दोस्तों ये इसने जो दोस्तों अंग क्षेत्र को भी मिला लिया था। और कौशल जो महाजनपद अंग को तो इसने जीत लिया था, कौशल को दहेज में मिल गया था। और दोस्तों भद्र जो था वो पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब के क्षेत्र को भी जीत लिया। और इस तरीके से और इधर इसने नीचे अवंती को भी जीत लिया था। इसका कंप्लीट क्षेत्र दोस्तों बहुत विस्तारित हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बिम्बिसार की। बिम्बिसार ने प्रारंभ में बौद्ध धर्म को अपनाया था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परंतु इसकी एक पत्नी थी चेलना। चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को अपना लिया। क्योंकि दोस्तों जो चेलना थी इसके पिताजी जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और यह अपने पिताजी से बहुत प्रभावित थी। तो इसके कहने पर, चेलना के कहने पर बिम्बिसार ने फिर जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। बिम्बिसार की राजधानी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो राजगृह बनाई थी। और बिम्बिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। और यानी कि दर्शक जो इनका ज्येष्ठ पुत्र था सबसे बड़ा, उसको उत्तराधिकारी बनाया था दोस्तों। फिर परंतु अजातशत्रु जो था दोस्तों वो इसका दूसरा पुत्र था। अजातशत्रु खुद चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, यहाँ मगध साम्राज्य का राजा बनूं। तो यह क्या करता है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी और हत्या कर कर यह गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों अजातशत्रु था, इसकी माता का नाम था महाकौशला। तो दोस्तों जब इसने अजातशत्रु ने, कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब अजातशत्रु अपनी माँ से मिला था महाकौशला से, तो महाकौशला को जब इसने बताया था कि अपने पिताजी बिम्बिसार को मैंने बंदी बना लिया है। और बंदी बनाने के बाद दोस्तों जब महाकौशला ने इसको बहुत अजातशत्रु से बुरा व्यवहार किया था, कहा था कि ये तुम्हारे पिताजी, आप तुमको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुमको उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए, उनको जाओ और अभी रिहा करो। ये बहुत बात इस महाकौशला ने इसको बहुत समझाया। फिर उसके बाद ये अजातशत्रु प्रभावित हुआ। तब अजातशत्रु जब बिम्बिसार को रिहा करने के लिए जाता है तो बिम्बिसार को दोस्तों लगता है कि यह मुझे मारने आ रहा है। इसकी वजह से बिम्बिसार को हार्ट अटैक आ गया था और इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। तो अलग अलग मत हुए दोस्तों। कुछ इतिहासकार कहते हैं अजातशत्रु ने मारा था, कुछ कहते हैं कि हार्ट अटैक से बिम्बिसार मर गया था। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया था। यानी कि इसको पितृहंता कह सकते हो या पैट्रिसाइड कह सकते हो। पिता को मारने वाला पितृहंता कहलाता है। अजातशत्रु का ही अजातशत्रु अजातशत्रु का जो पुत्र था दोस्तों जिसका नाम था उदयन, और उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब वो अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को मारा था और फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने फिर अपने पिताजी को मार दिया। उदयन ने कहा था कि तुमने हमारे बाबा को मारा और हम तुमको मारेंगे। इसलिए उदयन को
सेकंड पितृहंता कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, इस हर्यक वंश को ही आप कह सकते हो दोस्तों, हर्यक वंश को इस हर्यक वंश को ही दोस्तों एक पितृहंता का वंश भी कहा जाता है। आप इस तरीके से इसको दूसरा भी कह सकते हो, इसको पितृहंता का वंश भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जब दोस्तों अजातशत्रु के बारे में हमने आपको बताया, अजातशत्रु के बाद बिम्बिसार के बाद दोस्तों अजातशत्रु किस तरीके से राजा की गद्दी पर बैठता है। तो इसका जो शासनकाल था वो 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक इसका शासनकाल रहा था। और अजातशत्रु के जो नाम थे, अन्य नाम थे, वो कुड़िक थे। और इसने अपने पिताजी को जो मारा था, इसलिए इसको प्रथम पितृहंता कहा गया था। और इसकी माता का जो नाम था वो महाकौशला था। क्या नाम था दोस्तों? महाकौशला इसकी माता का नाम था। और इसी के टाइम पर जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो 483 बीसी में प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, तो वो इसी अजातशत्रु के टाइम पर इस प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और जो कि स्थान था राजगृह, जिसे सप्तपर्णी भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इस प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और जो राजा था वो अजातशत्रु था। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। काशी के लिए प्रसन्नजीत से संघर्ष हुआ, और एवं यह विजय भी हुआ था अजातशत्रु। और फिर विजय होने के बाद इसने बाजीराव से विवाह किया, जो कि प्रसन्नजीत की पुत्री थी। दोस्तों ये प्रसन्नजीत से इसका संघर्ष क्यों हुआ था? इसलिए संघर्ष हुआ था, जो जो दोस्तों काशी था, जो काशी था दोस्तों, काशी से जो भी टैक्स वगैरह जाता था उस टाइम पर बिम्बिसार को जाता था, क्योंकि प्रसन्नजीत ने दहेज में दे दिया था। जब जब प्रसन्नजीत ने इस बिम्बिसार को दहेज में दे दिया, तो बिम्बिसार को इसके पुत्र ने ही मार दिया था, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जब मार दिया तो प्रसन्नजीत को लगा कि अब वो इस काशी को हम अपना वापस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जीजा जी यानी कि इसके जीजा हुए, जीजा तो मार दिए गए। तो इसने यहाँ से जो काशी से टैक्स वगैरह आता था वो फिर अपनी तरफ मोड़ लिया था। तो इसके संघर्ष के लिए दोस्तों इसने अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत से युद्ध किया था। लेकिन दोस्तों फिर बाद में जब ये प्रसन्नजीत हार जाते हैं, तो फिर काशी बाद में अजातशत्रु को ही मिल जाती है। तो दोस्तों इस साथ ही में प्रसन्नजीत ने ये सोचा कि चलो काशी जा ही रही है, काशी को बिना युद्ध करके दे ही देते हैं, और साथ में अपनी पुत्री का भी विवाह करा देते हैं। तो इनकी प्रसन्नजीत की पुत्री थी बाजरा का भी विवाह अजातशत्रु से करा दिया था। अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इससे पहले मैंने आपको बता दी दोस्तों, बिम्बिसार थे वो बौद्ध को पहले मानते थे, बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और इसी के टाइम पर दोस्तों महावीर स्वामी की और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई इसी के शासनकाल में। जब दोस्तों अजातशत्रु का शासन था, तो इसके टाइम पर यानी कि जब महावीर स्वामी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 468 में। 468 बीसी में दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में, जब पहली बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस टाइम पर दोस्तों शासक कौन था? अजातशत्रु था। तो आप कह सकते हो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में मृत्यु हुई थी। इसके बाद दोस्तों अजातशत्रु का जो बेटा था वो उदयन था। उदयन आता है, गद्दी पर बैठता है, जो कि 460 से लेकर 444 तक गद्दी पर रहता है। 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक यह गद्दी पर रहता है, और इसे द्वितीय पितृहंता कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? द्वितीय पितृहंता, यानी कि इसने भी अपने पिताजी जो कि अजातशत्रु थे उनकी हत्या की। इसकी वजह से इसे द्वितीय पितृहंता कहा गया। और इसने दोस्तों पाटलिपुत्र नगर बसाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा और गंडक और सोन नदी पर स्थित था। और इसी पाटलिपुत्र को दोस्तों वर्तमान में हम पटना कहते हैं, और इसी को पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इसने राजधानी बनाई। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब बिम्बिसार था तो बिम्बिसार ने दोस्तों अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी, और दोस्तों अजातशत्रु की भी यही राजधानी थी।
लेकिन जब उदयन आ गया दोस्तों, तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना ली। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। इस उदयन के दोस्तों 3 पुत्र थे, जो क्रम से शासन करते हैं। 344 344 से लेकर दोस्तों आगे 444 के बाद जो भी दोस्तों शासन करेंगे वो इसके पुत्र करेंगे। पहला जो पुत्र था दोस्तों अनिरुद्ध था, और दूसरा पुत्र था मुंडा, और तीसरा जो पुत्र था वो नागदशक था। 444 से लेकर जो 412 तक शासन करेंगे दोस्तों ये नागदशक, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। यानी कि आप कह सकते हो 32 साल जो भी शासन करेंगे ये तीनों लोग शासन करेंगे। तो दोस्तों अंतिम हरिवंश का जो अंतिम शासक हुआ वो नागदशक था, और नागदशक दोस्तों हरिवंश का अंतिम शासक था। नागदशक का जो सेनापति था, जो मंत्री था दोस्तों, उसका नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है। शिशुनाग जब नागदशक की हत्या कर देता है तो अपना दोस्तों शिशुनाग वंश को स्थापित कर लेता है। फिर शिशुनाग वंश स्टार्ट होता है। शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश स्टार्ट होने से पहले दोस्तों इसका जो वंश चला है वो 412 से लेकर 344 तक इसका वंश चला था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग, जो कि इसका मंत्री था नागदशक का। इसने जो राजधानी बसाई थी वो अपनी वैशाली को राजधानी बसाया था। और वैशाली दोस्तों इससे पहले कौन सी राजधानी थी? उदयन ने पाटलिपुत्र बिम्बिसार की राजगृह थी, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया। दोस्तों पहला ऐसा शासक था जो शिशुनाग था, जिसने क्या किया, अवंती को जीता था। इससे पहले क्या था कि जो भी मगध के साम्राज्य हुए शासक हुए थे, उन्होंने जो अवंती को सिर्फ मित्रता के आधार पर जीता था, लेकिन इसने युद्ध करके जीता था। तो उस टाइम पर जो अवंती का शासक था दोस्तों प्रद्योत था, उसको पराजित कर कर इसने पराजित किया और अवंती को जीत लिया। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट शासक हुआ कालाशोक। शिशुनाग वंश का दोस्तों नेक्स्ट शासक हुआ कालाशोक, जिसका शासन 394 से लेकर 366 BC तक चला। और इसके टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जो 383 BC में संगति हुई, बौद्ध संगति। इस उस टाइम पर दोस्तों स्थान जो था वो वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सावकमी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, काला अशोक ने क्या किया, इसने अपनी पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था। वैशाली थी दोस्तों शिशुनाग ने बनाई, और वैशाली के बाद फिर दोबारा से काला अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ले गया था। इसके 10 पुत्र थे, उनमें से एक नंदीवर्धन जो था वो अंतिम शासक हुआ। और नंदीवर्धन की दोस्तों हत्या जो की थी वो महापद्म नंद ने छोरा घोंप कर दी थी। क्योंकि दोस्तों महापद्म नंद को जब युद्ध का नेतृत्व करने के लिए नंदीवर्धन ने दिया था कि आप नेतृत्व कीजिए और आप युद्ध लड़िए, तो साथ में नंदीवर्धन भी था। तो वहीं पर दोस्तों महापद्मानंद इसके छुरा घोंप कर इसकी हत्या कर देता है, और अपना नया वंश स्थापित करता है महापद्मानंद, जिस वंश का नाम है नंद वंश। और नंद वंश की स्थापना करता है। यहीं से दोस्तों स्टार्ट होता है नंद वंश, जो कि 344 से लेकर 323 तक यह वंश चला था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लगभग कह सकते हैं आप 21 वर्ष तक यह वंश चला था। 21 वर्ष तक यह वंश चला था। इसके संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे दोस्तों। महापद्मनंद ने किसकी हत्या की थी? वो हत्या की थी आपकी दोस्तों नंदीवर्धन की। महापद्मनंद के जो अन्य नाम की बात करते हैं तो वो उग्रसेन था, और एकराट भी कहा जाता था, सर्वछांतक भी कहा जाता था। और महापद्मानंद दोस्तों ये परशुराम का दूसरा अवतार खुद को कहता था, इसलिए इसको अप्रो परशुराम और भार्गव की नाम से भी इसको जाना जाता था। महापद्मानंद के ही समकालीन एक विद्वान थे जिनका नाम पाणिनि था, और जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी, जो कि अष्टाध्यायी थी। इनकी जो किताब का नाम है वो अष्टाध्यायी है, जो कि एक संस्कृत का व्याकरण है दोस्तों। इसके बाद महापद्मानंद के बाद अगला जो शासक हुआ नंदवंश का वो घनानंद हुआ। और घनानंद के बारे में बात करते हैं तो इसे अग्रमीश के नाम से भी जाना जाता है।
और अग्रमीज के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके टाइम पर दोस्तों सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 326 बीसी में। इसी के टाइम पर दोस्तों आक्रमण हुआ था। और दोस्तों जब बात करते हैं हम सिकंदर की, तो सिकंदर जो भारत में जब आया था, सिकंदर का जो आक्रमण 326 बीसी में, इसी के टाइम पर घनानंद के शासनकाल में जब हुआ था। तो दोस्तों यह मकदूनिया से आया था, जो कि यूरोप यूरोप में एक जगह है मकदूनिया। यूरोप में एक जगह है दोस्तों मकदूनिया। यहाँ से जब सिकंदर जब चला था दोस्तों, तो इसने इराक, ईरान सबको जब जीता था। तो दोस्तों ये भारत था हमारा। और यहाँ पर दोस्तों तक्षशिला भी उस टाइम पर भारत का पार्ट था। और यहाँ पर तक्षशिला में एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। ये दोस्तों आचार्य जो थे, और यानी कि आप टीचर कह सकते हो। तो दोस्तों इनको जब पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो यहाँ पर जो भी जितने भी आचार्य थे, इन लोगों ने अपनी मीटिंग की। और मीटिंग करके रिजल्ट यहाँ पे निकाला कि यहाँ पर कौन कौन इस भारत की सीमाओं को सुरक्षित करेगा, कौन ऐसा कोई शासक हो जो मजबूत हो। तो जब पता चला इनको कि अभी मगध साम्राज्य में एक शासक है घनानंद, तो यह शायद हमारी रक्षा यानी सुरक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग करके चाणक्य को दोस्तों यहाँ पर भेजा, मगध साम्राज्य में यहाँ पर भेजा, भारत में जो था। तो दोस्तों जब चाणक्य जब आ रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में देखा था कि लोग बुरी तरीका से इसके राज्य में टैक्स वसूल रहे थे, बुरी तरीका से प्रताड़ित करके टैक्स वसूल रहे थे। तो दोस्तों जब यहाँ मगध साम्राज्य में जब चाणक्य पहुंचे, तो यहाँ पर धनानंद के दरबार में पहुंचे। तो धनानंद से कहते हैं कि महाराज आपके आपके जो भी आपका जो राज्य है, उसकी उसकी भारी सीमाएं जो है वो खतरे में है। इस तरीके से कहा। तो धनानंद को बहुत बुरा लगा। धनानंद को बुरा लगा ये बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा क्योंकि ये कह रहा था कि एक हमको कोई टीचर या आचार्य आके समझाएगा कि हमारे क्षेत्र की सीमाएं खतरे में है। तो इस तरीके से यहाँ पर धनानंद इनकी बुरी बेइज्जती करता है चाणक्य की। और चाणक्य को यहाँ से भागने के लिए कहता है, यहाँ से जाओ और नहीं तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चाणक्य जो होते हैं, अपनी शिखाएं जो इनकी चोटी थी, शिखाएं थी, शिखा जो थी इनकी दोस्तों चोटी थी, सिर की चोटी खोल देते हैं। और इस घनानंद को एक स्पीच देते हैं, कहते हैं कि तुमने जो मेरी बेइज्जती की है, मैं इसका बदला लूंगा। और तुम्हारे जो भी नंद वंश है, इसको मैं पूरा समाप्त कर दूंगा और उखाड़ फेंकूंगा। आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके क्षेत्र की जो भी सीमा है, उनको खतरा है, कुछ काम नहीं कर रहे। आपकी जो भी जनता है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरीके का दोस्तों चाणक्य घनानंद से कहते हैं। फिर जब दोस्तों यहाँ से चाणक्य बाहर चले आते हैं, जब इस राज्य से बाहर निकल आते हैं, तो यहाँ दोस्तों अवंती के क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जब पहुँचते हैं जब ये चाणक्य, तो यहाँ पर एक बच्चा बैठा था एक ऊंचे टीला पर। और यहाँ पर कुछ बच्चे थे, कुछ पहेलियाँ अपनी सॉल्व कर रहे थे, जिन्हें को नगर यानी कि राज्य की खेल कहा जाता था। तो दोस्तों इन बच्चों से जब ये पहली सॉल्व नहीं हुई थी, तो ये बच्चे इस बच्चे के पास गए थे जो ऊंचे टीले पर बैठा था। तो ये बच्चा क्या करता है, इसकी पहली तुरंत सॉल्व कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों चाणक्य भी खड़े थे, वो देख रहे थे इस बच्चे की हरकतें, क्या कर रहा है कैसे। तो चाणक्य ने इस बच्चे के गुणों को देखा, कि सोचा कि ये आगे चलकर एक भारत का महान सम्राट बन सकता है। इस तरह की इसमें क्वालिटी देखी बच्चे में। और इस बच्चे को दोस्तों यहाँ से ये उस टाइम पे ये जो बच्चा था, यही था चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो बच्चा था, इसी का नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस बच्चे के घर पर गए, तो ये दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था बच्चा, इसको क्या करते हैं, ये उस टाइम पर अपने मामा के यहाँ रहता था। और यहाँ पर जब चंद चंद ये चाणक्य जो थे, वो अब इसके मामा को, चंद्रगुप्त मौर्य के मामा को 8,000 पढ़ उस टाइम की करेंसी थी, 8,000 पढ़ों में दोस्तों इस बच्चे को खरीद कर तक्षशिला ले जाते हैं। तक्षशिला ले जाते हैं और यहाँ पर इसको तक्षशिला में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को अ, बहुत बेहतरीन दोस्तों परवरिश करते हैं। और आने आने वाली जो भी मुसीबतें हैं, उनका सामना करना सिखाते हैं। और दोस्तों इनके सामने चाणक्य के सामने एक छोटी सी समस्या थी, कि यहाँ से जो वो यानी कि सिकंदर जो चला आ रहा था, इसका भी सामना करना था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य गए, और जब नजदीक पहुंच गया
सिकंदर। तो सिकंदर की जो सेनाएँ थी, उनकी सेनाओं में जो घुस गए ये चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे चाणक्य। ये दोनों लोग यहाँ पर घुस गए इनके शिविर में और यहाँ पर दोस्तों एक मैसेज फैला दिया कि ये जो भारत में ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी को जो भी ब्यास नदी का पानी टच करेगा वो मारा जाएगा। यह है दोस्तों जब मैसेज इसकी प्रजा में, इसकी सेना में, सिकंदर की सेनाओं में ये फैल फैल गया, तो इसकी सेनाओं ने भारत में आने से मना कर दिया, इस ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। तो ये इसकी सेना जब मन इसको पार करने के लिए मना कर दिया, तो इसकी सेना दोस्तों वापस हो गई। और साथ में दोस्तों ये सिकंदर भी साथ में चला जाता है, लेकिन इसकी तबीयत यहाँ खराब हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये जब इसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ पर ये चला जाता है सिकंदर। और दोस्तों जब फिर अब ये यहाँ पर जब चाणक्य और दोस्तों चंद्रगुप्त जब ये यहाँ पर रहते हैं, चाणक्य और दोस्तों चंद्रगुप्त के सामने अब कोई यहाँ पे भारी कोई समस्या थी नहीं। लेकिन दोस्तों ये चाणक्य जो है वो बाद में इस महापद्मानंद जो था, घनानंद पर ये आक्रमण भी करते हैं, अकेले आक्रमण करते हैं यहाँ पर घनानंद के यहाँ पर जाकर। तो घनानंद के यहाँ पर जब आक्रमण करते हैं, तो दोस्तों पहली बार आक्रमण में तो इनको बुरी तरीका से हरा देता है, घनानंद इनको फिर बेइज्जती करके इनकी भेज देता है। तो ये जब ये यहाँ से कैसे भी बचकर निकल आते हैं, तो ये एक परिवार के घर में ये घुस जाते हैं जब चाणक्य। तो चाणक्य जब यहाँ पर एक किसी के घर में जब घुस जाते हैं, तो वहाँ पर एक जो महिला होती है वो अपने बच्चे को क्या करती है कि अपने बच्चे को एक थाली में खिचड़ी देती है परोस के। तो वो बच्चा भी क्या करता है, वो बीच थाली में उस खिचड़ी को खा लेता है, तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तू भी चाणक्य की तरह ये काम कर रहा है, पहले धीरे धीरे साइड साइड से खा और फिर उसके बाद बीच में तू अपने आप से पहुंच जाएगा। तो ये बात दोस्तों चाणक्य सुन रहे थे, तो चाणक्य ने भी यही काम किया था, यही यहाँ पर एक काम काम किया था कि इसके जो ये जो घनानंद था, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे, इन सभी को पूरी तरीका से पहले वो बहुत संधियों के द्वारा वार्तालाप के द्वारा उन सबको अपनी तरफ कर लिया। और फिर दोस्तों फिर धीरे धीरे इस घनानंद को बुरी तरीका से हराया था। फिर उसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था। इसके बाद दोस्तों थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, तब ये बात ये और भी समझ में आएगी। घनानंद के टाइम पर जो दोस्तों विद्वान रहते थे वो बलूची रहते थे, और एक विद्वान और थे कात्यायन। और इसी के टाइम पे दोस्तों 3 ग्रंथों को लिखा गया था, जिन्हें हम मुनित्रय कहते हैं। मुनि मतलब दोस्तों होते हैं विद्वान व्यक्ति, और त्रय मतलब तीन तीन यानी कि जो जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने 3 ग्रंथों को लिखा था, उसी को कहा जाता है मुनित्रय। एक पहला ग्रंथ था दोस्तों महाभाष्य, और जो कि पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि का ही दोस्तों योग शास्त्र है, योग शास्त्र लिखा है वो पतंजलि ने ही लिखा है। योग शास्त्र भी लिखा है और महाभाष्य भी लिखा है। और वर्तिका दोस्तों कात्यायन ने लिखी है, और अष्टाध्यायी पाणिनि ने भी लिखी है। और यही पाणिनि ने दोस्तों ये जो अष्टाध्यायी है यही संस्कृत का पहला व्याकरण है। दोस्तों इसी के टाइम पे मैंने आपको बताया था 326 में सिकंदर का यहाँ पर भारत में आगमन होने के लिए। लेकिन दोस्तों सिकंदर से पहले भी दोस्तों कुछ विदेशी आक्रमण भारत में आए थे, जैसे ईरान वगैरह भारत में आए थे, कब्जा भी किया था, जीत भी लिया था। तो दोस्तों इसके बारे में पॉइंट है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण आए, तो सबसे पहले ईरानियों ने भारत में आक्रमण किया था। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो शासक था वो डेरियस प्रथम था, और यह अकमनी वंश का था दोस्तों। अकमनी साम्राज्य था दोस्तों ईरान में। तो वहाँ का दोस्तों शासक था डेरियस प्रथम। इसने यहाँ पर आकर युद्ध किया, आक्रमण किया, और इसने गांधार और कम्बोज को जीत लिया था। डेरियस फर्स्ट ने दोस्तों किसको जीत लिया था? गांधार और कम्बोज को इसने जीत लिया था। और ईरानियों के बाद दोस्तों यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और जब दोस्तों ईरानियों ने ये जो डेरियस प्रथम था और ईरानियों के जो वंश से अकमनी साम्राज्य वंश था, इसका शासक डेरियस प्रथम था, इसने गांधार कम्बोज को जीत लिया था। तो दोस्तों इसके लिए इनको जीतने के लिए, गांधार और कम्बोज को जीतने के लिए सिकंदर ने ईरानियों से आक्रमण किया, डेरियस प्रथम से आक्रमण किया। तो उस आक्रमण में जो युद्ध हुआ,
उसी युद्ध को कहा जाता है गोगामाला का युद्ध या उरुवेला का युद्ध, जो कि 331 बीसी में हुआ था। 331 बीसी में दोस्तों गोगामाला का युद्ध और उरुवेला का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में दोस्तों ईरान के जो भी इराक को जीतते हुए सिकंदर चला आ रहा था, और यह युद्ध दोस्तों डेरियस प्रथम से हुआ और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर जीतता है। सिकंदर इस युद्ध में दोस्तों जीतता है। सिकंदर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। सिकंदर के जो भी मेन पॉइंट है दोस्तों, ये है मकदूनिया से चला था, जिससे मकदूनिया को ही दोस्तों मैसाडोनिया का शासक कहा जाता है। इस सिकंदर को मकदूनिया ये जगह दोस्तों यूरोप में है, और यहीं का शासक था सिकंदर। इसी को दोस्तों मैसेडोनिया का भी शासक कहा जाता है। इसके पिताजी का नाम था फिलिप और माताजी थी ओलंपिया, और सिकंदर का उपनाम था दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत में यह 326 बीसी में आया था, और भारत में 326 बीसी में आया था। इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कौन घराना था, और यह वापस 1 साल बाद हो जाता है। 325 बीसी में यह वापस चला गया था। लेकिन दोस्तों जब भारत में आया था, इसको आमंत्रित किया था एक शासक थे आम्बिक। आम्बिक दोस्तों उस टाइम पर आम्बिक शासक थे गांधार के। आम्बिक जो शासक थे वो गांधार के शासक थे। इनकी बनती नहीं थी दोस्तों। एक राजा थे पंजाब के, जिनका नाम था पुरु पुरु, जिन्हें पोरस भी कहा जाता था। इनसे बनती नहीं थी, इनसे झगड़ा रहता था, तो इसलिए दोस्तों आम्बिक भी इनसे सिकंदर से मिलकर इनको हराना चाह रहा था। तो आम्बिक ने इसको सिकंदर को भारत में आमंत्रित किया था कि आप आओ और हमको यहाँ पर क्षेत्रीय जितवा दो। इस तरीके से दोस्तों आम्बिक ने बुलाया था। और जब सिकंदर दोस्तों भारत में आया, तो इसने हाइडेस्पीस का युद्ध किया, जिसे झेलम का युद्ध किया था, और जिसे बेतुस्ता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पीस दोस्तों झेलम नदी को यूरोप साहित्य में कहते हैं। झेलम नदी का जो नाम है यूरोप साहित्य है, उसमें हाइडेस्पीस कहा जाता है, और झेलम का ही दोस्तों हमारे जो वेदों में पुराना नाम बताया गया वो बेतुस्ता कहा गया है। इसलिए तीनों हाइडेस्पीस का युद्ध कहो या झेलम का युद्ध या बेतुस्ता का युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 325 में हुआ। और राजा पुरु, जिन्हें पोरस भी कहा जाता है, और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद दोस्तों इनसे कहता है कि बताओ आपके साथ क्या किया जाए, आपको मारा जाए क्या किया जाए। तो राजा पुरु कहते हैं कि आपको वो करना चाहिए जो एक राजा के साथ किया जाता है, आपको ऐसा करना चाहिए जो कि एक राजा के साथ किया जाता है। लेकिन दोस्तों इनको ये बात इनकी अच्छी लगी सिकंदर को, और इनकी पत्नी को भी बहुत अच्छी लगी थी सिकंदर की को यह बात। तो इसलिए दोस्तों राजा पुरु से यह मित्रता कर लेते हैं। सिकंदर राजा पुरु से मित्रता कर लेता है। और दोस्तों इसकी पत्नी थी सिकंदर की रैक्सोना। रैक्सोना पत्नी थी, और यह भी खुश हुई थी दोस्तों राजा पुरु से। लेकिन दोस्तों सिकंदर की जो पत्नी रैक्सोना थी, इससे राजा पुरु के राखी बंधवा दी जाती है और भाई बना लिया जाता है। रैक्सोना दोस्तों राजा पुरु को अपना भाई बना लेती है। और सिकंदर की जो सेना थी दोस्तों, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। यह दोस्तों मैंने आपको ऊपर वाले उसमें बता दिया है कि सिकंदर की सेना ने वापस ब्यास नदी को पार करने से मना क्यों कर दिया था। आई होप दोस्तों वो वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो सिकंदर के जो गुरु थे दोस्तों अरस्तु थे, और अरस्तु के भी गुरु जो थे प्लेटो थे, और प्लेटो के भी गुरु सुकरात थे। दोस्तों महान 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 इसके गुरु रहे। इनके अरस्तु के भी महान गुरु ही रहे। अरस्तु ने एक किताब लिखी थी पॉलिटिक्स। अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स, और प्लेटो का जो बुक का नाम है वो रिपब्लिक है। दोस्तों सुकरात की ऐसी कोई बुक्स का नाम इन्होंने कोई बुक लिखी ही नहीं है, इसलिए इनका कोई वर्णन नहीं है बुक्स का। सिकंदर के साथ जो व्यक्ति आए थे दोस्तों, उनमें से वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, जिनमें से पहला सेल्यूकस निकेटर था। यह थल सेनापति था दोस्तों। इसकी सेना जो जमीन पर चलती थी उसका नेता था सेल्यूकस निकेटर। और दोस्तों दूसरा था निर्याकस, यह जल सेनापति था। और तीसरा था दोस्तों फिलिप। फिलिप दोस्तों प्रबंधक था, और ये अपने साथ इतिहासकार भी रखता था। एनासिक्रिस एक इतिहासकार था, और अरिस्टोबुलस एक इतिहासकार था।
इतिहासकार इसलिए रखता था दोस्तों क्योंकि जब सिकंदर चलता था तो इसके सामने इससे जो भी बीच-बीच में युद्ध हुआ करते थे, कुछ भी घटना हुआ करती थी, उन सबको दोस्तों ये नोट करवा देता था इन इतिहासकारों से। तो इसलिए अपने साथ ये इतिहासकार रखता था। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक की बात करें तो यह इलियड थी। इलियड जो पुस्तक थी वो लेखक यूरोप के लेखक रहे हैं, उनका नाम है होमर। होमर होमर की ये प्रमुख एक बुक है इलियड। इलियड इसको ही दोस्तों इलियड सिकंदर पढ़ता था और सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। दोस्तों इसी के नाम पर इसने भारत में कुछ नगर बसाए, बहुकेफला और निकया नगर। बहुकेफला और निकया नगर दोस्तों भारत में इसने बसाए थे। लेकिन दोस्तों सिकंदर जब बीमार हो गया था तो भारत से जब वापस जा रहा था तो इसकी 323 बीसी में बेबीलोन इराक में इसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इसने कहा था, अपने लोगों से कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे हाथ खुले छोड़वा देना, जिससे जिससे लोगों को ये जाए कि एक एक सिकंदर व्यक्ति था जो कि पूरी दुनिया को जीतने की चाह रखता था, लेकिन जब दुनिया से गया तो वो एक पूरे खाली हाथ गया। तो खाली हाथ जाना है और खाली हाथ जाना है, तो इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, जब सिकंदर की सेना जब भारत से चली गई, इसमें जो चाणक्य ने अपनी नीति अपनाई थी, वो दोस्तों चाणक्य की नीति मैंने आपको बता दी थी। तो इसके बाद चाणक्य क्या करते हैं दोस्तों, वो घनानंद पर आक्रमण करते हैं। घनानंद पर जो आक्रमण किया था वो दोस्तों, लेकिन वो उनको बाद में इनको भगा देता है मार पीट कर। घनानंद बेइज्जती कर कर बंदी बना लिया था, लेकिन दोस्तों ये कैसे भी निकल के भागा है। एक महिला के यहाँ पर रुक गए थे, उस महिला को देखकर दोस्तों महिला ने अपने बच्चे को कुछ थाली में यानी कि खिचड़ी परोसी थी, लेकिन वो बच्चा खिचड़ी साइड से नहीं खा बीच में से खा लेता, उसके हाथ जल जाते हैं। तो वह दृश्य दोस्तों ये चाणक्य देख रहे थे। तो यह फिर इस महिला ने इस बच्चे से कहा कि साइड साइड से इसको खाओ, तो आप पूरी अच्छी तरीक़ा से खा लोगे। तो यही चाणक्य की नीति थी दोस्तों। इन्होंने सोचा कि पहले आस-पास के क्षेत्रों को जीता जाए, चाहे संधि से चाहे कैसे भी। तो आस-पास के क्षेत्रों को जीतने के बाद दोस्तों जब धनानंद का एक मगध साम्राज्य जब छोटा-सा रह गया था तो उसको फिर हरा देते हैं ये चाणक्य। चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य इस धनानंद को हरा देते हैं। फिर यहीं पर दोस्तों मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी और यह दोस्तों जो चला था वो 185 बीसी तक इसका शासन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम दोस्तों करते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के दोस्तों एक मौर्य एक कास्ट होती है, उसी से ताल्लुक रखते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। इनके प्रधानमंत्री थे वो आचार्य चाणक्य थे दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, चाणक्य के जो अन्य नाम थे वो विष्णुगुप्त था। दोस्तों विष्णुगुप्त इन्होंने खुद चाणक्य ने अपना विष्णुगुप्त नाम रखा था। और नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम कौटल्य। कौटल्य दोस्तों इनके गोत्र का नाम था। चाणक्य के गोत्र का नाम था दोस्तों कौटल्य। और भारत का मैकियावली इन्हें कहा गया था। मैकियावली दोस्तों इसलिए कहा गया था क्योंकि इनकी जो नीतियां थी दोस्तों वो एक तरीके से संविधान से संबंधित थी। दोस्तों आज के टाइम पर जो संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और ये सब गवर्नर होना चाहिए, वो सब चाणक्य ने ये पहले ही सिद्धांत दे दिए थे। एक राजा के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, एक राजा किस तरीके का होना चाहिए और उसका शासन किस तरीके का होना चाहिए। और यही चीज़ दोस्तों मैकियावली की एक पुस्तक है, उसमें जो कि द प्रिंस है मैकियावली की, उसमें भी यही वर्णन किया गया है कि एक राजा को किस तरीके का शासन करना चाहिए, उसके पास क्या मंत्री रहने चाहिए। ये सब दोस्तों इन्होंने मैकियावली की पुस्तक में भी है यही वर्णन, इसलिए भारत का मैकियावली इन्हें आचार्य चाणक्य को कहते हैं। इनकी पुस्तक जो थी दोस्तों वो है अर्थशास्त्र। हालांकि ये दोस्तों नाम तो इसका इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो पॉलिटिक्स की बातें लिखी गई हैं। किस तरीके का शासन होना चाहिए, किस तरीके से राजा को अपनी प्रजा के हित के लिए शासन करना चाहिए, वो सब दोस्तों अर्थशास्त्र की किताब में लिखी गई हैं।
दोस्तों जो चंद्रगुप्त के शासनकाल की बात करते हैं तो ये 322 बीसी से 298 बीसी तक इसका शासनकाल था चंद्रगुप्त का। और दोस्तों इसकी पत्नी का, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का जो नाम था वो दुर्धरा था। दोस्तों हालांकि जब कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और इनके जो गुरु चाणक्य थे, चाणक्य ने इनको इतना मजबूत बना दिया था कि दोस्तों इन पर जहर भी काम नहीं आता था। अगर कोई व्यक्ति अगर इनका विरोधी हो, अगर इनको खाने में अगर जहर भी दे दे तो इन पर जहर भी काम नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को स्लो पॉइजन स्टार्टिंग से ही दे रहे थे। तो लोग पॉइजन स्टार्टिंग से दे रहे थे, इनकी बॉडी को बहुत मजबूत बनाया था चाणक्य ने। दोस्तों एक दिन जब इनकी पत्नी, जब इनको खीर लाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को, तो इनकी पत्नी दोस्तों दुर्धरा खा लेती है, तो दुर्धरा की इसमें मृत्यु हो जाती है इस खीर को खाकर। फिर इसी बात को दोस्तों इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है, अ, तो उसके पुत्र को दोस्तों पता चलता है कि ऐसे ऐसे मेरी माता जी के साथ हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकाल देता है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के जो दोस्तों नाम थे, अन्य नाम थे, एक था दोस्तों भारत का मुक्तिदाता इसको कहा गया, और दोस्तों इसको एंड्रोकोटस कहा जाता था और सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस दोस्तों एपियन और प्लूटार्क ने कहा था, जो कि यूरोप के दोस्तों इतिहासकार हैं। और सेंड्रोकोटस दोस्तों जस्टिन ने कहा, जो कि दोस्तों यह भी यूरोप के इतिहासकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम जब करते हैं दोस्तों, 305 बीसी में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। इस सेल्यूकस निकेटर जो था वो दोस्तों सिकंदर का थल सेनापति था। जमीन पर चलने वाली जो सेना थी उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि चंद हमारा जो राजा है सिकंदर नहीं युद्ध कर सका तो शायद इसमें सफल हो जाए। यह सोचकर दोस्तों दोस्तों सेल्यूकस निकेटर आया भारत में, लेकिन इसको पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में इसको हारने के बाद निकेटर ने क्या कहा, निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसका नाम हेलेना था, इसकी शादी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। चंद्रगुप्त मौर्य से जब इसकी शादी करवा दी हेलेना से, तो इसको दोस्तों दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए, जिनमें से एक काबुल था, एक कांधार था, एक मकरान था और एक हेरात था। 4 प्रांत दिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। और साथ ही में निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और यही मेगास्थनीज जो है दोस्तों, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और इसने अपनी इंडिका पुस्तक में जो भी पाटलिपुत्र का प्रशासन हुआ था, जो भी आर्थिक स्थिति थी दोस्तों, प्रशासन था और जो भी वहाँ पे रहन सहन था, उसने सबका वर्णन इंडिका पुस्तक में किया है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है अपनी पुस्तक इंडिका में। और इसी इंडिका की पुस्तक में दोस्तों इसने दो दो ऐसे अधिकारी पद बताए थे। एक तो एग्रोनॉमी था। दो ऐसे अधिकारी पद बताए थे जिनमें एक एग्रोनॉमी था और एक दोस्तों एरिस्टोनॉमी। एग्रोनॉमी दोस्तों यह कृषि से संबंधित था। कृषि के काम जो देखेगा अधिकारी वो एग्रोनॉमी होगा। और जो व्यापार हो गया, सड़क हो गया, व्यापार, सड़क और वाहनों से संबंधित जो जो काम देखेगा वो एरिस्टोनॉमी होता था। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से याद रख सकते हो। एरिस्टोनॉमी जो भी व्यापार, बिजनेस, सड़क और लोगों की स्थिति, वो सब एरिस्टोनॉमी देखता था। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख हुआ, इसको रुद्रदामन ने जारी करवाया था। रुद्रदामन भी एक शक साम्राज्य था, शासक था, शक वंश का एक शासक था, जो कि यह भी एक विदेशी शासक रहा है। यह जूनागढ़ का अभिलेख जारी करवाता है दोस्तों। इसी इसी से सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र गुजरात का वर्णन मिलता है। सौराष्ट्र जो गुजरात को कहा जाता था। और इसका निर्माण, जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, जिनका नाम था पुष्यगुप्त।
पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था, और लेकिन इसको जो जारी कराया था वो रुद्रदामन ने जारी कराया। और यह पहला जूनागढ़ का अभिलेख था जो कि संस्कृत में जारी हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था, और इसने जैन धर्म की दीक्षा जो ली थी वो भद्रबाहु से ली थी। और दोस्तों मैंने जैन धर्म जब आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने बताया था, इसी के टाइम पर जो जैन धर्म था दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर श्वेतांबर दोस्तों, वो आपको इस वाले पॉइंट में बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर सिरवड़गोला कर्नाटक में चला गया था। इसका दोस्तों एक रीजन था, नेक्स्ट इसका भी बताता हूँ। वहां वहां जाकर इसने दोस्तों चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण दे दिए थे। जब दोस्तों यह जब वो यहाँ पर सिरवड़गोला कर्नाटक में चले गए, और उसके बाद ये बिंदुसार को यहाँ का दोस्तों पूरा साम्राज्य दे देते हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों ये चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जाते हैं, और वहाँ चलने संलेखना विधि द्वारा व्रत द्वारा यह अपने प्राण त्याग देते हैं। संलेखना का मतलब होता है दोस्तों भूखे रहकर जान देना। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसी के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक अकाल पड़ा था, यानी कि भूखे की स्थिति जब आई थी। भूखे की स्थिति जब आई थी तो दोस्तों जैन धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर लोग दोस्तों भारत में ही रहे थे, जो कि श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। और जो दिगंबर लोग थे दोस्तों, वो दिगंबर लोग के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। यह दक्षिणी भारत में चले गए थे क्योंकि अकाल पड़ गया था, भूखे की स्थिति थी, और इसलिए ये लोग जैन धर्म में डिवाइड हो गया था, दिगंबर भारत में चले गए थे। और यहाँ पर मगध की जो दोस्तों प्रजा थी वो अपने राजा से पूछ रही थी कि महाराज इसका कुछ समाधान कीजिए। लेकिन दोस्तों एक राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मैं मैं इस अकाल की स्थिति में अपनी प्रजा के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा राजा होने से क्या फायदा है। तो इस यह बात इनको बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई मैनेजमेंट कोई जल प्रबंधन अपनी जनता के लिए कर नहीं पाया था, और अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर नहीं पाया। इसलिए इन्होंने सोचा कि मेरी जनता मर रही है भूखी, तो मैं भी अपने प्राण एक भूखी की स्थिति में ही दूंगा। तो इसी को दोस्तों संलेखना वृत्ति कहा गया है। और इन्होंने भूखे रहकर ही अपने जान दी, अपने प्राण दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों इनका पुत्र बिंदुसार आया। बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, मगध साम्राज्य का अगला शासक हुआ, जो कि 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक यह शासन करता है। और बिंदुसार के अन्य नाम है दोस्तों अमित्रघात और बारिसार, भद्रशाह और सिंहसेन और अमित्रो कोटिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। यही दोस्तों बिंदुसार है जो कि यह चाणक्य को बाहर निकाल देगा। और इसी की माता थी दोस्तों, इसी की माता, इसी के दरबारी लोग कहते हैं कि तुम्हारी माता को ये चाणक्य ने जो खीर दी थी उसमें जहर मिला दिया था, इन्होंने चाणक्य ने ही तुम्हारी माँ को मारा है। इस तरीके से चंद्रगुप्त ये बिंदुसार जो है वो चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल देगा अपने राज्य से। इसके दरबार में दोस्तों दो व्यक्ति आए थे, एक तो फिलाडेल्फस, जिसको इनको आप दूत करके याद रख सकते हो, दो दूत भेजे गए थे। एक टोलमी एक शासक था मिस्र से भेजा गया एक दूत था फिलाडेल्फस, और दूसरा था डाइमेकस जिसे एंटियायोकस ने भेजा था। एंटियोकस जो कि दोस्तों सीरिया का शासक था। एंटियोकस जो था वो सीरिया का शासक था, जिसने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। और दोस्तों इसी के समय में तक्षशिला में अशांति थी, और जिसका दमन करने के लिए अपने पुत्र सुसीम को इसने भेजा था। बिंदुसार के दोस्तों दो पुत्र थे, एक सुसीम था और एक अशोक था। सुसीम बड़ा था, अशोक छोटा था दोस्तों। और इसके समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे दोस्तों। इसको चाणक्य को बाहर निकाल देता अपने राज्य से इनको, बिंदुसार ही जो होता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक जो था दोस्तों, इसका जो शासन काल है वो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इसका शासन 232 बीसी तक इसका शासन रहा था। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, बिंदुसार का जो था शासक, बिंदुसार का जो शासक
शासनकाल था वो 273 बीसी से लेकर और 269 बीसी तक था। कब तक था? 273 बीसी से लेकर 269 बीसी तक उसका बिंदुसार का था। और इसके बीच में दोस्तों ये 4 सालों का जो गैप हुआ है वो गैप इसलिए हुआ है, इसके बाद कोई ये 273 तक जो बिंदुसार का शासन काल का समय था दोस्तों। इसके बाद ये 269 में सम्राट अशोक बैठा है गद्दी पर। इसके बीच में जो 4 साल थी उस 4 सालों में दोस्तों अशोक का अपने बड़े भाई सुशील से झगड़ा चला, युद्ध हुए, तो इसलिए गद्दी पर सम्राट अशोक नहीं बैठ पाया था इस 4 सालों में। मैंने आपको बिंदुसार का जो टाइम बताया था वो कितना बताया था दोस्तों? 298 से लेकर 273 तक। 298 से लेकर 273 तक, फिर 273 के बाद 4 साल का गैप हुआ था, वो सुसीम से युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका जो जन्म हुआ था सम्राट अशोक का वो 304 बीसी में हुआ था। माता इसकी सुभद्रांगी थी। और अशोक के नाम जो थे दोस्तों वो इसका एक और नाम था जिसका नाम जिसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। और अशोक का जो नाम है दोस्तों, अशोक का जो नाम है वो किन अभिलेखों के नाम से मिलता है? अशोक का नाम जो है दोस्तों वो किस अभिलेखों से मिलता है? एक मास्की अभिलेख है दोस्तों जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसमें मास्की अभिलेख में अशोक का नाम का वर्णन किया गया है। गुर्जरा दोस्तों मध्य प्रदेश में, नेटूर कर्नाटक में, और उदयगोलन दोस्तों कर्नाटक में। ये चारों अभिलेखों में दोस्तों अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। और एक जो है दोस्तों बबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बबरू अभिलेख जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। और अशोक के अभिलेखों को जो खोजा था सबसे पहले वो टी पैंथलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। 1750 में इसको खोजा था। और 1837 में दोस्तों इनको पढ़ा गया था अभिलेखों को, जो कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और अशोक के अभिलेखों की दोस्तों भाषा की बात करें तो इसने अलग अलग जगहों पर अपने अभिलेखों को बनाया था। जैसे कि जब डिवाइड हुआ अखंड भारत, तो आप भारत की स्थिति में देख सकते हो भारत में जो अभिलेख हैं अशोक के वो सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। और पाकिस्तान में जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में है। और अफगानिस्तान में जो दोस्तों अभिलेख हैं वो अरमाइक लिपि में है। और एशिया माइनर जिसे तुर्की कहा जाता है, और वहाँ पर जो भी अभिलेख हैं अशोक के वो ग्रीक लिपि में। लिपि क्या होती है दोस्तों? लिपि क्या होती है? एक लिखने का तरीका। लिखने का तरीका किस अभिलेख का मतलब समझते हो आप? अभिलेख का अभिलेख का मतलब लिखना। यानी कि अशोक ने जो जो लिखवाए हैं, जो जो बातें लिखाई हैं वो सब इसने अपने अभिलेखों में लिखाया है। क्योंकि इसको पता था कि अभी अगर कागजों में लिखा दिया जाएगा, कागजों में जो भी लिखेंगे तो वो सब कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो मिट जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए यह दोस्तों पत्थरों पर अपना अभिलेख लिखवाता था। और इसने दोस्तों कलिंग युद्ध किया 261 में, और जो कि 8वें वर्ष था गद्दी पर। जब ये गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों? 269 बीसी में जब गद्दी पर बैठा था उसके 8 वर्ष के बाद 261 बीसी में इसने कलिंग युद्ध किया, जो कि कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में कहते हैं। कलिंग को ही दोस्तों उड़ीसा कहा जाता है। कलिंग का युद्ध करने के दोस्तों 2 कारण बताए इतिहासकारों ने। एक कारण था कि जो दोस्तों कलिंग के जो राजा थे उनसे अशोक ने हाथी मांगने की गुहार की थी कि आप हमको हाथी दे दीजिए। तो ये कलिंग के जो राजा थे उन्होंने हाथी देने से मना कर दिया था, और हाथी देने से मना न कर दिया था, इसलिए इसने युद्ध किया। एक यह मत है। और दूसरा एक युद्ध है दोस्तों, यहाँ की रानी थी कलिंग की, एक रानी थी दोस्तों, उसके लिए शादी के लिए प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह यहाँ के कलिंग के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने मना कर दिया। कहा था कि हम अपने यहाँ की जो भी स्त्री हैं उनको कलिंग क्षेत्र से बाहर बाहर नहीं देते हैं, बाहर शादी नहीं करते हैं, कलिंग के अंदर ही शादी करते हैं। तो एक दूसरा मत ये है दोस्तों, इसीलिए युद्ध किया था। तो दोस्तों 2 मत हैं, दोनों मत आपको समझ में याद रखने हैं।
कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी और यहाँ के जो राजा थे वो पद्मनाभ थे जब कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। और नदी दया नदी के किनारे यह युद्ध हुआ। नदी जो थी दोस्तों वो तोसली नदी, इस कलिंग की राजधानी तोसली नदी, तोसली दया नदी के किनारे पर स्थित है। और अशोक की जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जो नीति थी वो बहरी घोष की नीति थी दोस्तों। इसी को युद्ध नीति कहा जाता था। अशोक का मानना था कि मैं जो भी युद्ध करूंगा, जो भी कुछ भी जीतूंगा वो युद्ध की दम पर जीतूंगा, जो भी हासिल करूंगा वो युद्ध की दम पर हासिल करूंगा। जब दोस्तों इसने कलिंग युद्ध किया था तो इसमें कम से कम इसने 1 लाख लोगों की गर्दन काट दी थी बुरी तरीका से। और दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसी युद्ध में इसको प्रेम हुआ था जिस स्त्री से जिससे यह विवाह करना चाहता था, तो उस स्त्री को इसने यहाँ पर मरा हुआ देख लिया, उसका सिर कटा हुआ देख लिया। तो उसकी वजह से इसके हृदय हृदय परिवर्तन हुआ और फिर दोस्तों शांति की ओर बढ़ने लगा था। फिर यह शांति की नीति को अपनाने लगा था। कलिंग युद्ध के बाद इसने धम्मघोष की नीति अपनाई और धम्मघोष को ही कहा जाता है शांति की नीति। कलिंग युद्ध के बाद इसका दोस्तों हृदय परिवर्तन हुआ, दिमाग शांति की ओर जाने लगा, इसी को हम धम्मघोष कहते हैं। और इस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन दोस्तों बौद्ध धर्म जो अपनाया था इसकी इसने प्रेरणा जो ली थी अपने भाई के बेटे निग्रोध से इसने प्रेरणा प्रेरणा ली थी दोस्तों। इसका भतीजा था निग्रोध। निग्रोध जब इसके दरबार में दोस्तों भिक्षा लेने आता है तो निग्रोध भी दोस्तों यह भी भिक्षु बन चुका था, बौद्ध भिक्षु भी यह भी बन चुका था निग्रोध। तो यह जब अशोक के दरबार में भिक्षा लेने आता है तो बहुत कुछ ज्ञान की बातें कहता है निग्रोध। तो अशोक खुश होकर कहता है कि तुम ही इस गद्दी पर बैठ जाओ, ये जो सम्राट की गद्दी है इस पर गद्दी पर तुम बैठ जाओ। लेकिन निग्रोध मना कर देता, कहता है कि इस सुख 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 से मैं वंचित हो चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ बौद्ध भिक्षु बन चुका हूँ, मेरा जो काम है भिक्षा मांगना है। और ये निग्रोध दोस्तों सुसीम का बेटा था और यहीं से इसको प्रेरणा मिली और फिर बौद्ध धर्म की अशोक ने शिक्षा ली थी उप उपगुप्त से। अशोक की पत्नी की बात करते हैं तो इसकी एक पत्नी थी देवी, जिससे महेंद्र और संघमित्रा और चारुमती 3 संतान थी। और कारुबाकी का जो दोस्तों तीवर एक लड़का था। पद्मावती का दोस्तों एक कुणाल पुत्र था। तीवर इसका पुत्र था, कुणाल पद्मावती रानी पद्मावती का पुत्र था। और यही अशोक का दोस्तों उत्तराधिकारी बना था। और बौद्ध धर्म का दोस्तों जब इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था और तक्षशिला में मनजातिक को भेजा था और हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मजयम को भेजा था। भारत में सब सर्वप्रथम जो शिलालेखों का प्रारंभ जो किया था वो अशोक ने किया था। शिलालेख का मतलब होता है दोस्तों, शिल का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है लिखना। यानी कि जो पत्थरों पर लिखवाना शुरू किया था वो दोस्तों अशोक ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों ये जानता था अगर किसी बुक किताब पर या किसी पेज पर अगर लिखूंगा तो कल यानी कि कुछ सालों के बाद ये सब सड़ जाएगा, गल जाएगा। अगर पत्थर पर लिखवाऊंगा तो ये हमेशा तक चलते रहेंगे। तो इसीलिए इसने जो भी अपना लिखाए थे तो वो शिलालेखों पर ही इसने सब कुछ लिखा था। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो 14 थे और स्तंभ लेख थे जो कि 7 हैं। स्तंभ लेखों यानी कि पिलर जो थे दोस्तों, पिलरों पर भी दोस्तों इसके साथ थे उस पे भी लिखाया है। एक गुहा लेख है वो 3 है। 14 7 3 याद रखने। शिलालेख की बात करते हैं तो अशोक के 14 शिलालेख थे, जिसमें जो पहला शिलालेख है वो पशु बलि की निंदा करता है, यानी कि पशुओं की बलि नहीं देना चाहिए और अहिंसा को दोस्तों बढ़ावा देता है। और समस्त प्रजा हमारी संतान है, इसका वर्णन प्रथम शिलालेख में मिलता है। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से चेर चोल पांड सतीपुत्र थे। ये केरल भी दोस्तों कहा जाता है, केरल का क्षेत्र था। तीसरे शिलालेख में दोस्तों अधिकारी की बात की गई है, जो कि एक रज्जुक और युक्तक और प्रदेशक 3 अधिकारी होंगे, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करेंगे और उस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, वहाँ की जनताओं के बारे में जानेंगे और उनकी समस्याओं को सुधारेंगे।
चौथा शिलालेख है जिसमें दोस्तों बहरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाया, इसी को शांति की नीति कहते हैं। और बहरी घोष को दोस्तों युद्ध नीति कहते हैं। और इसने धम्म महापात्र महापात्र बनाए महामात्र बनाए। धम्म महामात्र क्या होता है दोस्तों? जो कि शांति को फैलाने वाले जो अधिकारी होते हैं, शांति को फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारी इसने नियुक्त किए, वो 5वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। और छठे में दोस्तों आत्मनियंत्रण की बात की गई है, खुद को आत्मनियंत्रण रखना है, यानी कि इसने दोस्तों जन कल्याण की भी बात की है। अगर इसको कोई भी अगर रात के 12 बजे भी इससे समस्या लेकर आता है तो इसके अधिकारी इससे मिलने देंगे, अशोक से मिलने के लिए अशोक को बुलाएंगे। ये वर्णन इसने छठे शिलालेख में बताया है। और साथ में दोस्तों धार्मिक समन्वय की बात की है। आठवां दोस्तों धम्म यात्रा के बारे में ये बात कही है इसने, धम्म धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। और यही धम्म यात्रा जो थी 259 BC में बौद्ध गया की यात्रा की अशोक ने। और 10वें वर्ष में जब ये गद्दी पर बैठ गया था, गद्दी पर कब बैठा था? 269 BC में। इसके 10 वर्ष बाद इसने बौद्ध गया की यात्रा की थी। बौद्ध गया क्या था दोस्तों? यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके 20 वर्ष बाद ये दोस्तों लुम्बिनी में गया था, 249 BC लुम्बिनी में गया था। यह गौतम बुद्ध की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। ये सब इसने अब गद्दी पर बैठने के बाद देखा था, गया था, यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, इसने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह 9वें शिलालेख में चर्चा की गई है। 10वें शिलालेख में धम्म के महत्व की चर्चा की गई है कि शांति के क्या क्या महत्व हैं। और 11 अभिलेख में दोस्तों मेरे जो अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे, इस 11 शिलालेख में इसने चर्चा की है। और 12 में दोस्तों स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री महामात्रा अधिकारी की चर्चा की गई है। जो भी स्त्रियों की स्थिति है उसको सुधारा जाएगा और उसके लिए एक अधिकारी होगा जिसे स्त्री महामात्रा कहा जाता है। और 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14 शिलालेख में दोस्तों सद्भावना का वर्णन किया गया है। सद्भावना की यानी कि गुडविल की चर्चा की गई है। और अशोक के दोस्तों स्तंभ लेख शिलालेख मैंने आपको बता दिए 14 और स्तंभ लेख दोस्तों 7 है। पहला जो दोस्तों हरियाणा में था, टोपरा एक स्थान है, टोपरा का अभिलेख था, स्तंभ अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दोस्तों दिल्ली में लेके आता है, जिससे दिल्ली टोपरा कहा जाता है। और दोस्तों एक था मेरठ में एक स्तंभ लेख था, उसको भी फिरोज शाह तुगलक लेके आता है, ये इसलिए इसको मेरठ दिल्ली का स्तंभ कहा गया। एक था दोस्तों कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में, एक कौशाम्बी का दोस्तों स्तंभ लेख है। एक लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारोज और रामपुरवा, ये छठवां दोस्तों है रामपुरवा, रामपुर या रामपुरवा। छठवां अभिलेख ये दोस्तों रामपुरवा है। और 7वां अशोक स्तंभ है जहाँ से सारनाथ में स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों तीनों जो है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारोज और रामपुर या रामपुरवा, ये तीनों बिहार में है। ये तीनों स्तंभ लेख बिहार में है दोस्तों। और मौर्यकाल के 3 भागों में विभाजित था। मौर्यकाल जो था दोस्तों वो 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग था नाभिकीय भाग दोस्तों, इसमें राजा रहता था, राजा के जो नजदीक लोग थे वो लोग प्रशासन करते थे। मुख्य भाग जो था दोस्तों इसमें सेना और इसके रक्षक वगैरह रहते थे। और दूरवर्ती जो भाग था इसमें दोस्तों किसान से रिलेटेड जो भी काम, खेती से रिलेटेड जो काम हुआ करते थे वो दूरवर्ती क्षेत्र था। मौर्यकाल का जो समाज था दोस्तों वो सत्तात्मक था। और इनकी भाषा की बात करते हैं तो वो संस्कृति, अशोक अशोक जो था दोस्तों इसके टाइम पे तीनों भाषा थी, लेकिन ये जो संस्कृत थी वो चंद्रगुप्त के टाइम पर थी। और प्राकृत थी वो दोस्तों बिंदुसार के। और यह पाली थी दोस्तों यह अशोक की थी। यह सम्राट अशोक ने दोस्तों इसको राज की भाषा घोषित कर दिया था। मौर्य काल में जो मुद्रा थी वो पढ़ चलती थी, मैंने आपको बता दिया था। 8,000 पढ़ देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा गया था। किसने खरीदा था? चाणक्य ने खरीदा था 8,000 पढ़ देकर।
मौर्य काल में दोस्तों अधिकारी जो थे वो एक सीताध्यक्ष था। सीताध्यक्ष कौन होता था? जो कि राज्य की भूमि से प्राप्त आय को सीता अधिकारी कहा जाता था। राज्य से जो भी टैक्स आय आ रहा है उसी को सीता कहा जाता था। भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था और इसी के अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा कहते हैं। दोस्तों इस टाइम पर सीता किसको कहते थे? भूमि को। दूसरा समाहर्ता है दोस्तों, जो कि राजस्व विभाग को देखता था। और सन्निदाता दोस्तों कोषाध्यक्ष को देखता था। और प्रतिष्ठा था चौथा अधिकारी, वो फौजदारी यानी कि लड़ाई झगड़े के मामले देखता था। और पांचवा था धर्मस्य व्यवहारी, जो दीवानी विभाग देखता था, जिसे हम कह सकते हैं जमीन से मामले, जमीन से संबंधित जो भी मामले थे वो सब धर्मस्य देखता था। इसके बाद दोस्तों शुंग वंश आया। शुंग वंश से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो अशोक का जो उत्तराधिकारी था कुणाल, उत्तराधिकारी था दोस्तों। और इसी का एक पुत्र था, इसी का पुत्र था दोस्तों संप्रति। और संप्रति का पुत्र था दोस्तों बृहद्रथ। संप्रति का पुत्र था बृहद्रथ। और बृहद्रथ ही दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का दोस्तों सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग क्या था दोस्तों? जब ये बृहद्रथ, क्योंकि दोस्तों यह भी शांति को अपना यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिए, तो शांति की ओर, अहिंसा की ओर चले गए ये भी लोग। मौर्य साम्राज्य के लोग जो थे वो शांति और अहिंसा की तरफ चले गए थे। तो इसी के टाइम पर दोस्तों जो यूनान के लोग थे वो भारत में प्रवेश कर रहे थे। इसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, बृहद्रथ का सेनापति, इसने बहुत कहा कि आप इन लोगों को, यूनानी लोगों को रोको, नहीं तो वरना भारत भारत में ये लोग विद्रोह कर देंगे एक ना एक दिन। तो लेकिन ये बृहद्रथ यहाँ पर नहीं मानता है, कहता है अरे हम युद्ध नहीं कर सकते, हम तो शांति के लोग हैं और अहिंसा नहीं करना चाहते हैं। तो यह बात दोस्तों पुष्यमित्र को बुरी लगी और इसने बृहद्रथ को बीच में से काट दिया, मार दिया। इसके बाद दोस्तों शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने नया वंश डाला, बसाया, स्थापित किया, जिसे शुंग वंश कहा गया। और यह 185 से लेकर 73 बीसी तक था। यह दोस्तों एक स्वतंत्र रूप से एक वंश था जिसे शुंग वंश कहा गया था। मैंने आपको बता दिया था 544 से लेकर 544 से लेकर दोस्तों 185 तक जो वंश चला था वो कौन सा चला था? आपका ये दोस्तों पूरा मगध साम्राज्य चला था। 544 से लेकर 185 तक यह पूरा पूरा वर्ष चला। फिर इसके बाद नया वंश आया शुंग वंश, 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक इसका शासन चला। और इसी ने दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। और यह दोस्तों शुंग वंश जो था वो ब्राह्मण साम्राज्य था। यह जो वंश चल रहा था यह ब्राह्मण साम्राज्य था। पुष्यमित्र एक ब्राह्मण था। इसके संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने 185 बीसी तक और 149 बीसी तक शासन किया था। और जो राजधानी बसाई थी इन्होंने बिरसा मध्य प्रदेश में बसाई थी। इनकी राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी। और इसने दोस्तों अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। कुछ दोस्तों इतिहासकार इसको 84 बोलते हैं, 8400। कुछ दोस्तों इतिहासकार बताते हैं 84,000 स्तूपों को। आपको दोस्तों यही याद रखना है, 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। क्योंकि दोस्तों इसका रीजन था क्योंकि यूनानी लोग भारत में आकर बस रहे थे। अलग अलग स्तूपों में, बौद्ध स्तूपों में अलग अलग लोग इकट्ठे हो रहे थे। जब इस दोस्तों कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने ये स्तूपों को तुड़वाया था तो इन बौद्ध जो लोग यहाँ से निकले थे इनके पास हथियार भी मिले थे। ऐसे हथियार थे जो दोस्तों युद्ध करने के काम में आते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था जो कि पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं करवाया था।
इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके टाइम पर क्या हुआ था, इससे पहले बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित हो गया था, पूरे भारत में बौद्ध धर्म छा गया था। जब इसने बौद्ध धर्म के इतने स्तूप और बौद्ध धर्म को काटा, तो इसके बाद हिंदू धर्म का जो जन्म दिया वो पुष्यमित्र शुंग ने ही जन्म दिया। किसने जन्म दिया दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने जन्म दिया। नेक्स्ट दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो शुंग वंश जो चला था, शुंग वंश जो चला था, सॉरी दोस्तों टेक्निकल इशू हो गया। इसी के टाइम पर दोस्तों यवनों का आक्रमण हुआ था। ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग वंश चल रहा था, तो इसी के टाइम पर आक्रमण हुआ यवनों का, और यूनान से आया था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इसके टाइम पर, शुंगमित्र के टाइम पर भारत में आता है। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो पतंजलि एक रहते थे, पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र लिखा, महाभाष्य भी लिखा था, योग शास्त्र लिखा था और एवं महाभाष्य लिखा था। जो महाभाष्य है ये दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्यायी से संबंधित है। महाभाष्य जो है यह पाणिनि के अष्टाध्यायी से संबंधित है। और पतंजलि ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र शुंग के लिए। पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे, पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों, वो एक थे अग्निमित्रम, एक वसुज्येष्ठ, और एक वसुमित्र, एक देवभूति। दोस्तों आपको दोबारा से रिवीजन करना है, ये जो इसके जो उत्तराधिकारी थे, इसके उत्तराधिकारी अग्निमित्र और वसुज्येष्ठ, आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इस पतंजलि के दोस्तों इसके टाइम पर यवनों का आक्रमण हुआ इसी के समय, और एक यूनानी डेमेट्रियस आया पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर ही, शुंग वंश से इसने जो बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे वो एक अग्निमित्र थे और वसुज्येष्ठ थे, और वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र थे और देवभूति थे। दोस्तों अग्निमित्र ने विदर्भ का युद्ध किया, जो कि यज्ञसेन से किया था, और इसकी बहन मालविका के लिए दोस्तों इसने युद्ध किया था अग्निमित्र ने। और इसी को दोस्तों इसके इसके प्रेम प्रेम जो दोस्तों प्रेम के लिए इसने मालविका के लिए दोस्तों पाने के लिए इसने यज्ञसेन से युद्ध किया था। और इसी में दोस्तों मालविका अग्निमित्रम दोस्तों पुस्तक लिखी कालिदास ने, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की चर्चाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम जो शासक था वो था देवभूति। देवभूति के बाद दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं, अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध में एक अभियान किया, और उस समय जो चेदी, जैसे कलचुरी वंश कहा जाता, कलचुरी का जो शासन था,
और इसमें दोस्तों संस्थापक जो थे वो महावेगवान थे। इस समय चेदी कलचुरी वंश का शासन था दोस्तों, और इसके जो संस्थापक थे कलचुरी वंश के वो महावेगवान थे। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, चेदी वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो खारवेल हुआ था। और खारवेल ने ही दोस्तों हाथी गुफा का अभिलेख बनवाया था, जो कि प्राकृतिक भाषा में जारी किया था। और इसी हाथी गुफा में कलिंग प्रशासन का और भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है दोस्तों। शब्द जो कि भारतवर्ष का प्रयोग किया गया है इसमें, कलिंग प्रशासन और भारतवर्ष का उल्लेख है इस हाथी गुफा उल्लेख में। इसके बाद दोस्तों कण्व वंश आता है। कण्व वंश के दो संस्थापक थे दोस्तों। उन्होंने देवभूति के सेनापति थे, इसकी हत्या कर देता है, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। और कण्व वंश दोस्तों 73 BC से लेकर 30 BC तक चलता है। इसके संस्थापक वासुदेव जी थे। और अंतिम जो शासक था वो सुशर्मन था। कण्व वंश का अंतिम शासक था वो सुशर्मन था। इसकी दो राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र और एक विदिशा। सातवाहन वंश स्थित होता है दोस्तों, स्थापित होता है, जो कि जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। यह 300 वर्ष तक शासन चला था इसका। और भाषा थी इसकी प्राकृति, और धर्म ब्राह्मण था दोस्तों इन सातवाहन वंशों का। राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी, और जिसे हम पैठान भी बोलते हैं। यह पहले दोस्तों सातवाहन वंश था वो दक्षिणी महाराष्ट्र में था, गोदावरी नदी के पास। बाद में सब लोग दोस्तों आक्रमण करते हैं, तो ये लोग अपना स्थान आंध्र प्रदेश में बना लेते हैं, और जिसको हम आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। संस्थापक इसके सिमुख थे दोस्तों। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी जो मिलती है दोस्तों वो नागनिका अभिलेख से मिलती है, और नासिक अभिलेख से मिलती है, और हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। सिमुख का जो उत्तराधिकारी था वो दोस्तों सातकर्णी प्रथम था। और उपाधि की बात करते हैं तो ये दक्षिण पथपति और प्रतिष्ठानपति की दोस्तों इन्होंने उपाधि रखी थी। और सातकर्णी प्रथम ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। इसने राजधानी जो बनाई थी वो अमरावती बनाई थी। सातकर्णी प्रथम का जो नाम था वो एल्डर सेरागोन था। और एल्डर सेरागोन दोस्तों ये नाम सातकर्णी प्रथम का था। और इसी के टाइम पर एक पुस्तक लिखी गई, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें दोस्तों यूनान, मौर्य साम्राज्य और सातवाहन वंश के व्यापार के बारे में जिक्र किया गया इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की पुस्तक में। और भूमिदानी की प्रथा भी दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने चालू की थी। और इस बात की जानकारी नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और यह नाना घाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा लिखा गया था, जारी करवाया गया था। और दोस्तों इसी के टाइम पर एक हाल नाम के संस्कृत के विद्वान रहते थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी प्राकृतिक भाषा में। और सातवाहन वंश को दोस्तों अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। इसमें दो विद्वान रहते थे, एक सर्ववर्मन जिन्होंने कांतंत्र दोस्तों कांतंत्र और गुड़हाडे ने दोस्तों व्रत कथा, ये दो पुस्तकें लिखी। और यह व्रत कथा जो थी दोस्तों वो इसी के आधार पर पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है। और सातवाहन वंश के जो दोस्तों 23वें शासक थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। यह 23वें शासक थे, और इन्होंने सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापन किया। फिर से दोबारा से यानी जीवित हुआ सातवाहन वंश। इनकी जो उपाधि थी वो अद्वितीय ब्राह्मण थी, और एका ब्राह्मण थी, और त्रिसमुद्रपति थी, और एक बेड़ कटक स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।